हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यूपीएससी ईपीएफओ की तैयारी आप लोगों की बहुत अच्छी चल रही होगी और इसी प्रिपरेशन को सप्लीमेंट करने के लिए हमारी अभ्यास सीरीज़ भी कॉन्टीन्यूसली रन हो रही है यूट्यूब पे। आज हम अकाउंटेंसी सब्जेक्ट को लेके चलेंगे और रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस पार्ट 2 आज का हमारा टॉपिक है। रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस में हम लोग क्या क्या कर रहे थे, जर्नल और लेजर बुक इसको देख रहे थे, तो वही चीज़ आज हम कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सब्सिडरी बुक्स को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और जो क्लास की पीडीएफ होगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। नीचे आपको एक मूविंग बैनर दिख रहा होगा, दिस इज अबाउट द गाइड बुक ऑफ यूपीएससी ईपीएफओ। ये गाइड बुक आप लोगों को डाउनलोड करनी है क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इस गाइड बुक में आपको मिलेगा क्या, सारे के सारे पीवाईक्यूज विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे। यूपीएससी ईपीएफओ एज एन ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करती है उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, कौन कौन से फ्री रिसोर्सेज आप यूज़ कर सकते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको फ्रीली अवेलेबल है। और ये कहाँ से आप डाउनलोड करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिख जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप इसको फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज व्हाट? रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और द कैपिटल अकाउंट। बड़ा ही ईजी सा क्वेश्चन है। दिस इज़ योर नॉमिनल अकाउंट। एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि कैसे आप अकाउंट्स को पहचानते हैं। पर्सनल अकाउंट वेरी इजी, लाइक योर कंपनीज अकाउंट, एबीसी लिमिटेड, XYZ लिमिटेड, या फिर इंडिविजुअल के अकाउंट, मोहन अकाउंट, सोहन अकाउंट, ये सारे के सारे पर्सनल अकाउंट होते हैं। रियल अकाउंट क्या होते हैं, जितने भी असेट अकाउंट होते हैं, कैश हो गया, मशीनरी हो गई, सारे के सारे जो असेट अकाउंट हैं, भले वो इंटेंजिबल हो चाहे टेंजिबल हो, दैट डजंट मैटर, दैट इज गोइंग टू बी इंक्लूडेड इन दी रियल अकाउंट ओनली, राइट। अब जो बचे अकाउंट्स वो सारे कहाँ जाएंगे, नॉमिनल अकाउंट में आ जाएंगे, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर कहाँ होगा, नॉमिनल अकाउंट में। और अगर आप एक और तरीके से समझना चाहते हैं नॉमिनल अकाउंट को, तो सारे इनकम और एक्सपेंसेस अकाउंट जितने भी होते हैं, रेंट पेड, ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव्ड, या फिर नॉर्मल रेवेन्यू, जितने भी इनकम और एक्सपेंसेस अकाउंट हैं वो सारे के सारे नॉमिनल अकाउंट में आ जाते हैं, ठीक। आंसर क्या हो जाएगा, नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। और यही एक्सप्लेनेशन दे रखा है यहाँ पे जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आई एम नॉट रिपीटिंग इट, ठीक है। हाँ, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है इसमें, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आप जनरली प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज में यूज़ नहीं करते हो, आप यूज़ करते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या यूज़ करते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो भी नॉमिनल अकाउंट ही है, ठीक है। हाँ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर आप कब बनाते हो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में बनाते हो, जिसको हम एनपीओ भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस एनपीओ के लिए हम प्रॉफिट लॉस की जगह पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, बट है ये भी नॉमिनल अकाउंट ही। कौन कौन से एनपीओ, जैसे क्लब्स हैं, ट्रस्ट है, सोसाइटीज़ हैं, ठीक है। और इस अकाउंट में जितने एक्सपेंसेस हैं, जितने भी लॉसेज हैं, इनकम एंड गेन्स हैं, सारी की सारी एंट्रीज रहती हैं, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट बुक इन विच ट्रांजेक्शन्स ऑफ अ बिजनेस यूनिट्स आर रिकॉर्डेड। सबसे पहले जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो कहाँ रिकॉर्ड होते हैं, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री मतलब ओरिजिनल बुक्स कौन सी होती है आपकी, जनरल बुक होती है। क्या होती है, जनरल बुक। जनरल बुक कहाँ है, यहाँ डी ऑप्शन देखो, जनरल बुक, ठीक है। प्रिंसिपल बुक जो होती है वो होती है लेजर बुक। जनरल बुक में एंट्री करने के बाद अब लेजर में आते हो, सबसे पहली एंट्री आपकी कहाँ होगी, व्हाट इज द फर्स्ट बुक, जनरल बुक, ठीक है। तो आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी। पहले जनरल करते हो, फिर लेजर करते हो, फिर लेजर से ट्रायल बैलेंस में जाता है। अभी ट्रायल बैलेंस के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, अभी हम जनरल और लेजर पढ़ रहे हैं। आई होप ये क्लैरिटी आपको आ गई होगी कि सबसे पहले हम जनरल एंट्री करते हैं जनरल बुक में, फिर यहाँ से हमारे जो अकाउंट हैं वो बनते हैं लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट बनता है हमारा, मतलब कि जैसे कैश अकाउंट है, अब कैश अकाउंट के लेजर अकाउंट में आप सिर्फ कैश की एंट्रीज होंगी, उनको डेबिट और क्रेडिट करोगे, सारा जनरल से उठा के यहाँ डालोगे लेजर अकाउंट में। लेजर के बाद जो भी बैलेंसिंग अमाउंट है वो हम ट्रायल बैलेंस में डालते हैं, बट ट्रायल बैलेंस की बात हम बाद में करेंगे, 2-3 लेक्चर बाद ट्रायल बैलेंस हमारा स्टार्ट होगा, तब आपको समझ में आ जाएगा। ट्रायल बैलेंस के बाद हमारी बैलेंस शीट वगैरह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, अभी भी उसकी बात हम नहीं करेंगे, वो भी बात की बात है, स्टेप बाय स्टेप आपको कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो आंसर इसका जनरल आंसर है। देखो क्या लिखा हुआ है, जनरल इज ऑल्सो नोन एज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, और लेजर को क्या बोलते हैं, बुक ऑफ प्रिंसिपल एंट्री, ठीक है। प्रिंसिपल बुक नाम है लेजर का और जनरल का नाम है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। यहाँ पे आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में प्रॉपर नरेशन के साथ एंट्रीज करते हैं, ठीक है। और
कम से कम आपका एक अकाउंट डेबिट होना चाहिए और कम से कम एक अकाउंट आपका क्रेडिट होना चाहिए, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम यूज़ करते हैं अकाउंटिंग करने में। उसके बाद इन एंट्रीज को पोस्ट किया जाता है लेजर में, ठीक है, अकाउंट वाइज। मतलब अगर कैश की एंट्रीज है तो कैश अकाउंट में सारे के सारे ट्रांजेक्शन लिखोगे, और अगर बैंक की एंट्रीज है तो बैंक अकाउंट बना के लिखोगे, और अगर मोहन का अकाउंट है, कोई हमारा सप्लायर है मान लो मोहन, तो मोहन का अकाउंट बना के सारी एंट्री जो मोहन से रिलेटेड हैं वो सारी की सारी एक अकाउंट में लिखोगे। तो एक तरह से समरी कर रहे हो आप, समराइज कर रहे हो सारी एंट्रीज को साथ में एक पर्टिकुलर अकाउंट से जो रिलेटेड हैं लेजर अकाउंट में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत डिस्कशन कर लिया हमने जनरल और लेजर का। वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी इज डेबिटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स। बड़ा ईजी सा क्वेश्चन है, कह रहा है मशीनरी अकाउंट। जब आप खरीदते हो तो मशीनरी को आप इंस्टॉल भी करते हो। मशीनरी क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। मशीनरी क्या है? असेट अकाउंट है। असेट जब भी बढ़ता है हम लोग डेबिट करते हैं। तो जब मशीन खरीदते हैं तो मशीनरी अकाउंट को डेबिट करेंगे। ये हम मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग में देख के आ चुके हैं। ये आपको बताया कि मशीनरी अकाउंट को डेबिट करते हैं। बट क्वेश्चन पूछ रहा है कि उस मशीन को इंस्टॉल करने के लिए जो आपने वेजेस पे की होंगी उसका एक्सपेंस आप कहाँ लेके जाओगे, किस अकाउंट को डेबिट करोगे, पूछ रहा है। यही तो पूछ रहा है। वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन मशीनरी इज डेबिटेड, मतलब डेबिट तो कर रहे हो बट किस अकाउंट में डेबिट कर रहे हो? वेजेस अकाउंट में करोगे कि मशीनरी अकाउंट में करोगे कि इंस्टॉलेशन अकाउंट में करोगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करोगे? आंसर होगा मशीनरी अकाउंट में। अब आप पूछेंगे सर क्यों, ये तो वेजेस मिल रही है, वेजेस अकाउंट में करना चाहिए। देखो वेजेस अकाउंट इसलिए नहीं होगा कि यहाँ बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। बात समझना, कोई भी असेट हम खरीदते हैं जब तक वो इंटेंडेड यूज तक तैयार ना हो जाए, इंटेंडेड प्लेस तक, तब डिजायर्ड प्लेस डिजायर्ड कंडीशन तक रेडी ना हो जाए, तब तक कि मैनेजमेंट उसको यूज कर सके, इस पोजीशन तक जब तक वो ना आ जाए तब तक उसमें सारे के सारे एक्सपेंसेस हम मशीनरी में ही डालेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर ही मानेंगे। बात समझ आ रही है? whenever you are going to purchase a machinery you have to take all the expenses related to that machinery until it is ready to be used. So the expenses you are occurring to bring that machinery to the present location and condition so that it can be used by the management is going to be included in the capital expenditure that is going to be included in the machinery cost itself, right? अब समझ में आ गया? तो मशीनरी अकाउंट को डेबिट करोगे, ठीक है। तो बी अकाउंट इसका आंसर होगा, समझा दिया है मैंने, एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ेंगे हम। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, लेजर फोलियो कॉलम ऑफ द जर्नल इज यूज फॉर व्हाट? ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जनरल अकाउंट अगर आपका बनेगा, जो फॉर्मेट होता है उसमें पहले आप क्या लिखते हो? डेट लिखते हो भाई, फिर आप पर्टिकुलर्स लिखते हो जहाँ पे डेबिट क्रेडिट के अकाउंट्स लिखते हो, फिर यहाँ पे आप लेजर फोलियो बनाते हो, फिर यहाँ पे डेबिट अमाउंट लिखते हो और यहाँ पे क्रेडिट अमाउंट लिखते हो। यही तो है फॉर्मेट। लेजर फोलियो क्या बताएगा कि ये ट्रांजेक्शन जो जनरल का है इसकी करस्पॉन्डिंग एंट्री लेजर बुक में किस पेज नंबर पे है, किस पेज नंबर पे है। आगे बात समझ में, ठीक है। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। रिकॉर्ड द डेट, डेट तो नहीं रहता, डेट के अलग से कॉलम है। रिकॉर्ड द नंबर ऑफ लेजर अकाउंट नहीं, रिकॉर्ड द नंबर ऑफ अमाउंट पोस्टेड नहीं, रिकॉर्ड द पेज नंबर ऑफ द लेजर अकाउंट, एब्सोल्युटली करेक्ट। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। The ledger folio column in journal is used to indicate the page number of the ledger where the transaction has been posted. ठीक है, it serves as the cross reference tool to easily locate where the corresponding ledger entry is found. Got it? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, the journal entry to record the sale of service on credit should include what? अगर आप सेल ऑफ सर्विस कर रहे हो और आप कर रहे हो ये क्रेडिट में, मतलब आपने उधारी पे कोई सर्विस दी, एसी की इंस्टॉलेशन कर दी आपने उधारी पे, आप एसी की सर्विसिंग करते हो, मान लो ये बिजनेस है आपका। कह रहा है क्या एंट्री होगी, जनरल एंट्री क्या होगी इसकी? बड़ा इजी है पर ऑप्शन पढ़ लेते हैं। डेबिट टू डेटर्स, पहली बात तो ये समझो कि जिसको आप सर्विस दे रहे हो वो आपका डेटर है। डेटर मतलब जिसको आप उधार देते हो डेटर होता है, और डेटर्स को हम डेबिट करते ही करते हैं, ठीक है। चलो तो ए ऑप्शन में पहला तो सही लग रहा है, डेबिट टू डेटर्स, बट आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। क्रेडिट टू कैपिटल बिल्कुल गलत जवाब। भाई आप सेल कर रहे हो ना, तो क्रेडिट क्या होगा? सेल होगा। सेल क्रेडिट क्यों होगा? क्योंकि सेल आपकी इनकम है, इनकम जब भी बढ़ती है हम क्या करते हैं? क्रेडिट। याद आ रहा है? नहीं आ रहा है? याद नहीं आ रहा तो लास्ट क्लास को दोबारा देखना, हमने मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़े हैं कैसे जनरल एंट्री करते हैं हम। इनकम जब भी बढ़ती है हम क्रेडिट करते हैं इस इनकम अकाउंट को, तो सेल तो भाई क्रेडिट होने वाली है सिंपली। और जो सामने वाली पार्टी है वो हमारी क्या है? डेटर्स है। डेटर्स क्या होते हैं भाई बताओ? डेटर्स होते हैं असेट, क्योंकि वो हमारे रिसोर्सेज हैं, बाद में उनसे पैसा मिलने वाला है। जब भी असेट बढ़ते हैं हम उनको डेबिट करते हैं।
डेटर्स अकाउंट हो जाएगा डेबिट, तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगी? डेटर्स डेबिट टू सेल्स क्रेडिट। अब देखो ऑप्शन में कहाँ है ये, पहला ऑप्शन गलत है, सेकंड ऑप्शन गलत है, थर्ड ऑप्शन भी गलत है, फोर्थ ऑप्शन सही है। आई होप यही आंसर है। चलो चेक करते हैं, और यही आंसर होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगर नहीं होता तो आंसर गलत होता, हमने सही डिस्कस किया है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ इक्विपमेंट। इक्विपमेंट खरीद रहे हो आप फॉर 2 लाख कैश एंड अ बैलेंस ऑफ 8 लाख इज गोइंग टू बी पेड इन 30 डेज। जनरल एंट्री अगेन आपको बतानी है, तो बड़ा आसान हो गया फिर से। इक्विपमेंट खरीद रहे हो ना, इक्विपमेंट मशीनरी की जो अलग से एंट्री होगी। इक्विपमेंट आपका असेट है, आप खरीद रहे हो तो भाई आप इसको डेबिट कर दो। लेकिन इक्विपमेंट खरीद कितने कर रहे हो? 2 लाख का? नहीं, 2 लाख तो कैश पे कर रहे हो, 8 लाख का बैलेंस है। टोटल इक्विपमेंट आप 10 लाख रुपए के खरीद रहे हो। असेट आपका इंक्रीज कर गया 10 लाख रुपए से, तो आपका इक्विपमेंट अकाउंट जो है डेबिट हो जाएगा 10 लाख रुपए से 10 लाख रुपीज़ से। चमक रहा है नहीं चमक रहा है? बात समझ में आ रही है ना? इसको रिवाइज करना, खूब सारे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, दोबारा लेक्चर्स देखना। जनरल एंट्री अगर आप नए हो, नॉन कॉमर्स अकाउंट के हो तो ठीक है। कैसे मैं जनरल एंट्री कर रहा हूँ? इक्विपमेंट लिया, इक्विपमेंट असेट है, असेट बढ़ता है तो डेबिट करते हैं। कितने के असेट हैं भाई? 10 लाख के असेट हैं, तो 10 लाख रुपये का इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। पहला ऑप्शन तो गलत हो गया भाई, 2 लाख का डेबिट कर रखा है। सेकंड ऑप्शन पार्शली करेक्ट लग रहा है क्योंकि 10 लाख का डेबिट है, बट और भी ऑप्शन देखते हैं। सी ऑप्शन भी गलत है, डी ऑप्शन भी सही हो सकता है। ठीक है, तो बी और डी ऑप्शन बचे, जहाँ में ऐसे एलिमिनेट करते हो आप। लेकिन बी पूरा पढ़ लेते हैं, डी पूरा पढ़ लेते हैं। क्रेडिट क्या होगा? ऑब्वियसली बात है, कैश आप दे रहे हो 2 लाख रुपए, कैश भी एक असेट है। कैश कम हो रहा है, कैश कम हो रहा है तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 2 लाख रुपए से। बी ऑप्शन में कैश क्रेडिट हो रहा है 2 लाख से, यहाँ तक तो सही है। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कौन होते हैं? अरे भाई क्रेडिटर्स कौन होते हैं? आपकी लाइबिलिटी है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या है? आपकी लाइबिलिटी है, आप इनको पैसा दोगे बाद में। और हमने मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग में क्या पढ़ा था? जब भी लाइबिलिटी बढ़ती है तो हम उस लाइबिलिटी के अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। ये लाइबिलिटी है जो क्रेडिटर्स है, उनके अकाउंट को भी हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे 8 लाख रुपए से। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही लग रहा है, यही आंसर होना चाहिए। बट डी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, इसको भी एलिमिनेट कर लेते हैं, देखते हैं क्या लिखा है डी ऑप्शन में। डेबिट इक्विपमेंट 10 लाख तो सही था, क्रेडिट कैश गलत है। कैश सिर्फ 2 लाख रुपए आप दे रहे हो, 10 लाख लिखा है तो गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। ठीक है, चलो ये भी हो गया, आगे बढ़ते हैं। व्हेन एन एंट्री इज मेड इन जनरल, अगर जनरल में एंट्री आप कर रहे हो तो क्या करोगे? पहले असेट लिखोगे, या आप वो सारे अकाउंट्स जिनको डेबिट करते हो उनको पहले लिखते हो, या फिर जो क्रेडिट है उनको पहले लिखते हो, या किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो। फॉर्मेट का डिस्कशन हम कर चुके हैं, पहले डेबिट वाला अकाउंट लिखते हो फिर क्रेडिट वाला अकाउंट लिखते हो, तो बड़ा इजी क्वेश्चन था। ठीक है, अकाउंट्स दैट नीड टू बी डेबिटेड आर गोइंग टू बी लिस्टेड फर्स्ट। ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। यस, चलो ये फॉर्मेट है, हम डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इफ अ ट्रांजेक्शन इज प्रॉपरली एनालाइज्ड एंड रिकॉर्डेड, क्या होगा? ओनली 2 अकाउंट्स विल बी यूज टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन। जरूरी नहीं है, ओनली लिखा हुआ है तो गलत है, 2 या 2 से ज़्यादा अकाउंट्स भी इंक्लूडेड हो सकते हैं। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने एक एग्जाम्पल नहीं देखा था, जब हम इक्विपमेंट खरीद रहे थे और कैश पेमेंट कर रहे थे और बाकी 8 लाख रुपए हम बाद में पे करेंगे, तो 3 अकाउंट इम्पैक्ट हो रहे थे। इक्विपमेंट अकाउंट भी इम्पैक्ट हो रहा था, कैश अकाउंट भी इम्पैक्ट हो रहा था, और क्रेडिटर का अकाउंट भी इम्पैक्ट हो रहा था जिसको हम क्रेडिट कर रहे थे। तो 3 अकाउंट इम्पैक्ट हो रहे थे ना, तो ऑप्शन ए तो वैसे ही गलत हो गया, छोड़ दो। ऑप्शन नंबर बी, 1 अकाउंट विल बी यूज्ड टू रिकॉर्ड 1 अकाउंट, तो गलत हो गया, खाली गलत है। 1 अकाउंट बैलेंस विल इंक्रीज एंड अनदर विल डिक्रीज, ऐसा जरूरी नहीं है। डी ऑप्शन, टोटल अमाउंट डेबिटेड विल बी इक्वल टू दी टोटल अमाउंट क्रेडिटेड, ये बिल्कुल सही है। डबल एंट्री सिस्टम हम कर रहे हैं, ठीक है। डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, या डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के थ्रू निकला है डबल एंट्री सिस्टम, जिसमें कि टोटल ऑफ डेबिट और टोटल ऑफ क्रेडिट हमेशा इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, यही डबल एंट्री सिस्टम है कि एक अकाउंट अगर डेबिट होगा दूसरा अकाउंट जरूर से क्रेडिट होगा, और वो दोनों बैलेंस भी होंगे। टोटल ऑफ डेबिट शुड बी इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, द जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड पेमेंट ऑफ मंथली बिल विल इंक्लूड, तो बड़ा आसान है। आप एक्सपेंसेस कर रहे हो, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल गेन्स, आपने पढ़ रखा है ना कि जब भी एक्सपेंसेस बढ़ते हैं हम डेबिट करते हैं। ठीक है, मंथली बिल तो एक्सपेंस है आपका, तो ये डेबिट हो जाएगा। डेबिट मंथली बिल, यहाँ तक सही है। अच्छा, क्रेडिट क्या होगा? आप पेमेंट कर रहे हो ना, अब जनरली मंथली बिल वगैरह आप कैश में देते हो, तो कैश को क्रेडिट दोगे क्रेडिट, क्यों? क्योंकि कैश है असेट अकाउंट, कैश आपका जा रहा है, कैश अगर कम हो गया, असेट कम हो रहा है, तो कैश हो जाएगा क्रेडिट। डेबिट मंथली बिल क्रेडिट कैपिटल गलत है, बी ऑप्शन डेबिट कैपिटल गलत है।
सी ऑप्शन डेबिट मंथली बिल, क्रेडिट कैश, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी द आंसर। सी ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ये क्लियर है कि सी ऑप्शन है। चलो लास्ट क्वेश्चन, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, वीडियो करना पॉज और करना आंसर कमेंट सेक्शन में। अगर आपका आंसर गलत होगा तो मैं कमेंट सेक्शन में आपको रिप्लाई कर दूंगा, सही होगा तो शायद तब भी कर दूं, ठीक है। चलो ऑप्शन इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दे देना, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन पढ़ना, ऑप्शन पढ़ना, तब आंसर देना, ठीक है। अगर आपको और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो क्या करोगे, आप टेस्ट सीरीज पे जा सकते हो, जिसमें आपको सारे कंपोनेंट्स के बहुत सारे मॉक्स मिल जाएंगे, या फिर टेस्ट सीरीज प्लस है। टेस्ट सीरीज प्लस में क्या है ना, स्पेशल कंपोनेंट जैसे कि इंडस्ट्रियल लॉज है, लेबर लॉज है, अकाउंटेंसी है, ऑडिटिंग है, इंश्योरेंस है, जो आपके यूपीएससी के तैयारी में आपने जनरली नहीं प्रिपेयर किया होगा, उन सारे कंपोनेंट्स के आपको मॉक्स मिल जाएंगे टेस्ट सीरीज प्लस में। तो अगर आपको सिर्फ वही मॉक्स लेने हैं, आप टेस्ट सीरीज प्लस को ज्वाइन करिए। अगर आपको सारे के सारे वीडियो कोर्सेज एंड ऑल सब देखना है, कॉन्सेप्ट नोट्स पढ़ने हैं, डिटेल में प्रिपरेशन करनी है, तो मास्टर कोर्स की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। चलो फिर अब आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू एवरी।